हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कारक के भेद, कारक की परिभाषा के बारे में पढ़ा था और प्रत्येक कारक के कारक चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम कारक अलग अलग कारकों की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे, यानी कितने कारक के भेद होते हैं उनकी परिभाषा और उसके उदाहरण हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कारक के 8 भेद होते हैं। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कारक के 8 भेद होते हैं। हमने कारक के नाम भी पढ़े थे कि कर्ता कारक जिसका कारक चिन्ह ने होता है, कर्म कारक जिसका कारक चिन्ह को होता है, करण जिसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण पर में, संबोधन हे भो अरे। ये हमने कारक चिन्ह और कारक के नाम पढ़े थे और कारक की परिभाषा भी पढ़ ली थी। अब हम कारक के भेदों की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला भेद होता है कारक का कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा होती है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, यानी इसमें विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, ममता ने सब्जी काटी, यानी यहाँ पे कारक चिन्ह ने दिया हुआ है और सब्जी काटने का काम किसने किया? ममता ने किया। तो यहाँ पे ने शब्द में, ममता ने शब्द में कर्ता कारक हो जाएगा। सब्जी का को करने वाला कौन है? ममता है, अतः यहाँ पर ममता शब्द कर्ता कारक है। इसी प्रकार से बालक क्रिकेट खेलेंगे, अब ये भविष्य काल का वाक्य है, भविष्यत काल का वाक्य है, यानी आने वाले समय में वो खेलेंगे, तो इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है, कोई विभक्ति चिन्ह में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कर्ता कौन है? खेल खेलने का काम कौन करेंगे? बालक करेंगे, तो यहाँ पे कर्ता कारक है। इसी तरह से मोहन पतंग उड़ाता है, ये वर्तमान काल का वाक्य है कि इस समय पे वो पतंग उड़ा रहा है। तो वर्तमान काल और भविष्यत काल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और भूतकाल में विभक्ति चिन्ह में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखो, मोहन पतंग उड़ाने का काम कर रहा है, तो इसमें भविष्यत काल में, पहले वाक्य में भविष्यत काल और दूसरे वाक्य की क्रिया वर्तमान काल की है, अतः दोनों वाक्यों में कर्ता बालक और मोहन के साथ ने का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से राजीव ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ने का काम किसने किया? राजीव ने किया। तो राजीव क्या हो गया? राजीव ने शब्द हमें दिखाई दे रहा है, तो ने में कर्ता कारक है, विभक्ति चिन्ह में दिखाई दे रहा है, और पुस्तक पढ़ने का काम राजीव ने किया, तो काम को करने वाला कौन हो गया? राजीव हो गया। तो यहाँ पे कर्ता कारक है इस वाक्य में। ऐसे ही कंचन ने चित्र बनाया, चित्र बनाने का काम किसने किया? कंचन ने किया, तो यहाँ पे भी कर्ता कारक है। अब इसमें हम विभक्ति चिन्ह यदि हटा देंगे तो इस वाक्य को वर्तमान काल में यदि हम बदलेंगे, कंचन चित्र बना रही है, तो इसमें विभक्ति चिन्ह हमने हटा दिया क्योंकि ये वर्तमान काल का वाक्य है, तो इसमें भी कर्ता कारक है। इसी तरह से और उदाहरण देखिए आप, सलमा गाना गाती है, यानी वर्तमान अभी समय में वो गा रही है, वर्तमान समय में, तो इसमें भी कर्ता कारक है, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। बच्चा दूध पिएगा, इसमें भी वर्तमान काल का, पिएगा भविष्यत काल का वाक्य है, तो ये भी कर्ता कारक का उदाहरण है। निक्की ने गीत सुनाया, ये भी कर्ता कारक का उदाहरण है। दादी ने कहानी सुनाई, इसमें भी कहानी सुनाने का काम दादी ने किया, ये भी कर्ता कारक का उदाहरण है। तो ये हमने कर्ता कारक के बारे में पढ़ लिया कि इसमें शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले, यानी इसमें काम कौन कर रहा है उसके बारे में बताया जाएगा, तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। अब हम कारक का दूसरा भेद पढ़ेंगे, कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है कि काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, यानी कर्ता को छोड़कर जिन संज्ञा सर्वनाम पे काम का प्रभाव पड़ेगा वहाँ पे कर्म कारक होगा, यानी क्रिया का सीधा सीधा फल संज्ञा सर्वनाम पे पड़ेगा। जैसे आप उदाहरण यहाँ पर ये पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त, यानी कर्ता के अलावा जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, यानी भूतकाल का वाक्य हो गया। यहाँ पे देखो विभक्ति चिन्ह भी दिखाई दे रहा है हमको, को, बच्चे को। अब दूध पिलाने का सीधा सीधा देखो यहाँ पर, यहाँ पिलाया क्रिया का प्रभाव है, बच्चे पे पड़ रहा है पिलाने का प्रभाव, अतः बच्चे को में कर्म कारक है।
हिंदी में कर्म कारक का प्रयोग को के बिना भी किया जा सकता है। यानी वही वाली कंडीशन स्थिति हो रही है कि वर्तमान काल में और भविष्यत काल में इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। सिर्फ भूतकाल में हमें विभक्ति चिन्ह दिखाई देता है। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है, बच्चे विद्यालय जाएंगे, यानी विद्यालय जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे पड़ रहा है। जाने का प्रभाव विद्यालय पे पड़ रहा है या बच्चे पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रभाव संज्ञा पे पड़ रहा है। कविता निबंध लिख रही है, निबंध लिखने का प्रभाव लिखने का प्रभाव निबंध पे पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक हो गया। इसी तरह से देखिए आप और उदाहरण, अंकुर ने अलमारी खोली। अलमारी खोलने का काम किसने किया? अंकुर ने किया, तो ये भी कर्म कारक हो गया। खोलने का प्रभाव अलमारी पे पड़ा है। और इसी तरह से अलमारी को खोल दो, खोलने का प्रभाव अलमारी पे पड़ेगा। को शब्द यहाँ कारक चिन्ह दिया हुआ है, ये भी कर्म कारक का उदाहरण है। गरिमा ने निकिता को संगीत सिखाया। संगीत सिखाने का, गरिमा तो क्या है? कर्ता है, और संगीत किसको सिखाया? निकिता को। निकिता यहाँ पर निकिता को में यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है? संज्ञा सर्वनाम पर। अब देखो यहाँ पे, तुम लोगों ने किताबों को छुआ होगा या किताबों को हाथ लगाया होगा। किताबों को में भी कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पर छूने का प्रभाव किताबों पर पड़ रहा है, तो यहाँ भी कर्म कारक है। पूजा को खाना दे दो। खाना देने का प्रभाव किस पे पड़ा? पूजा पे पड़ा। को शब्द यहाँ कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसमें भी कर्म कारक है। अब हम अब हम देखेंगे कि जो कारक है, कारक का तीसरा भेद हम पढ़ेंगे। कारक का तीसरा भेद होता है करण कारक। करण कारक में जिस साधन या माध्यम के द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसमें करण कारक होता है। यानी जिस माध्यम के द्वारा कार्य को पूरा किया जा रहा है वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, रेखा ने पेंसिल से चित्र बनाया, यानी चित्र बनाने का काम किससे किया? पेंसिल से किया, तो यहाँ माध्यम क्या हो गया? पेंसिल हो गया, तो पेंसिल से में करण कारक है। यह पत्र कर्मचारी के द्वारा भिजवा दो, यानी के द्वारा यहाँ दिया हुआ है, यानी माध्यम क्या हो गया? कर्मचारी हो गया, और के द्वारा शब्द यहाँ पर विभक्ति चिन्ह, इसमें भी करण कारक है। इसी तरह से उसके हाथ संदेश भिजवाएं, यानी किसी के द्वारा संदेश भिजवाने की, माध्यम के द्वारा संदेश भिजवाने की बात की जा रही है, इसमें भी करण कारक है। विद्यार्थी साइकिल से विद्यालय जाते हैं या विद्यार्थी साइकिल से विद्यालय जा रहे हैं, तो इसमें साइकिल से में भी करण कारक है, एक माध्यम हो गया साइकिल से, तो ये भी करण कारक का उदाहरण है। इसी तरह से पवन कैमरे से फ़ोटो खींच रहा है। फ़ोटो खींचने का काम किससे कर रहा है? वो कैमरे से कर रहा है, कैमरे के द्वारा काम में ख़त्म कर रहा हो, तो ये भी करण कारक का उदाहरण है। माँ ने चाकू से सेब काटा। चाकू से क्या हो गया? करण कारक हो गया। चाकू एक माध्यम हो गया, तो ये भी करण कारक का उदाहरण है। सिपाही ने चोर को डंडे से पीटा। डंडा क्या हो गया? पीटने के लिए एक माध्यम हो गया, तो यहाँ भी करण कारक है डंडे से में, इसी से कारक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से और उदाहरण आप देखिए, वह हवाई जहाज से मुंबई गया। मुंबई जाने का काम हवाई जहाज से किया उसने, तो से कारक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, ये भी करण कारक का उदाहरण है। उपयुक्त वाक्यों में पेंसिल से, कर्मचारी के द्वारा और हाथ करण कारक है। पहले दो वाक्यों में से और के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, तीसरे वाक्य में विभक्ति का लोप हो गया है। अब देखो, करण कारक में आप किसी भी वाक्य को पढ़ोगे तो इसमें जो कर्ता है वो जिस माध्यम से क्रिया को कर रहा है उस माध्यम का बोध होगा, वहाँ पे करण कारक होगा। अब हम कारक का चौथा भेद पढ़ेंगे, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होगा? कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक होगा, यानी काम को करने वाला व्यक्ति किसी के लिए कुछ देगा या कुछ करेगा उसके लिए, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, विकास गुरुजी के लिए उपहार लाया, यानी उपहार लाने का काम विकास ने किया, यानी कुछ लाया है वो, के लिए शब्द हमें संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कुछ लाने का बोध हो रहा है। इसी तरह से निक्की ने भूखे को खाना दिया। किसी के लिए भूखे को खाना दिया, तो इसमें भी संप्रदान कारक है, किसी के लिए कुछ किया है उसने,
तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। अंजलि दादी जी के लिए आइसक्रीम लाई, दादी जी के लिए कुछ लाई है, के लिए शब्द संप्रदान कारक है, कारक चिन्ह भी दिया हुआ है, और किसी के लिए कुछ किया है तो ये भी संप्रदान कारक है। संजीव अपने भाई के लिए कार लाया, ये भी संप्रदान कारक है, अपने भाई के लिए कुछ लाया है। इसी तरह से आप और उदाहरण देखिए कि शिवानी ईशान के लिए खिलौना लाई, खिलौना लाने का काम किया उसने, तो ये भी संप्रदान कारक है। निक्की ने ईशु के लिए राखी खरीदी, के लिए शब्द हमें दिखाई दे रहा है, ये भी संप्रदान कारक का उदाहरण है। दादी जी ने प्यासे को पानी दिया, प्यासे को पानी देने का काम किया, तो ये भी संप्रदान कारक है, के लिए शब्द हमें दिखाई दे रहा है। अब विकास किसके लिए के उपहार लाया था, गुरुजी के लिए, इसमें संप्रदान कारक है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में खाना किसको दिया, भूखे को दिया, इसमें भी संप्रदान कारक है, यानी किसी के लिए कुछ, कर्ता द्वारा किसी के लिए कुछ दिया जाएगा या कुछ किया जाएगा, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर होता है, क्योंकि इनके विभक्ति चिन्ह एक जैसे होते हैं। दोनों कारकों के विभक्ति चिन्ह को होते हैं, को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है इसमें। लेकिन संप्रदान कारक में क्या होगा कि देने का भाव मुख्य होगा, लेकिन जो कर्म कारक है उसमें क्रिया के प्रभाव का भाव मुख्य होगा। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है, दादी जी ने प्यासे को पानी दिया, को शब्द यहाँ कारक चिन्ह दिया हुआ है कर्म कारक का। अब कर्म कारक के जब हमने कारक चिन्ह पढ़े थे तो को हमें कारक चिन्ह दिखाई दिया था, तो ये भी संप्रदान कारक है। अध्यापक जी ने रवि को बुलाया, बुलाने का प्रभाव सीधा रवि पर पड़ा है, को कारक चिन्ह में दिखाई दे रहा है, तो ये कर्म कारक का उदाहरण है। और ऊपर वाला संप्रदान कारक का उदाहरण है कि दादी जी ने प्यासे को पानी पिलाया, किसी के लिए कुछ किया है। अब जब संप्रदान कारक हम पढ़ते हैं तो इसके कारक चिन्ह को और के लिए हमने पढ़ा था, तो दोनों एक कारक चिन्ह दोनों में ही एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो बस अंतर क्या होता है कि जो संप्रदान कारक है उसमें देने का भाव मुख्य होगा, और जो कर्म कारक है उसमें कर्म में क्रिया का प्रभाव का भाव होगा, ये अंतर होगा इसमें। अब हम कारक का पांचवा भेद पढ़ते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक में देखो, जिस पद से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें वस्तु या व्यक्ति के अलग होने, पृथकता का भाव हमें पता चलेगा, वहाँ पे अपादान कारक होगा। इसके विभक्ति चिन्ह से होता है, जैसे कि यहाँ उदाहरण दे रखा है, वह घोड़े से गिर गया, यानी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, वो घोड़े से नीचे गिर गया, यानी घोड़े से वो अलग हो गया है। तो यहाँ पे अलग होने के भाव में वह कहाँ से गिरा, घोड़े से गिरा। घोड़े से में पद में अपादान कारक है, वो घोड़े से अलग हो गया, तो ये अपादान कारक का उदाहरण है। से शब्द का प्रयोग यहाँ अलग होने के अर्थ में किया गया है। इसी तरह से वह गांव से आया है, यानी वो गांव से अलग हो गया है, तो ये इसमें भी अपादान कारक है, वो गांव से अलग हो गया है। वह घर से विद्यालय गया है या घर से विद्यालय जा रहा है, तो इसमें भी अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरे, यानी वृक्ष के ऊपर पत्ते उगे हुए थे, वो नीचे गिर गए, तो वो भी अपादान कारक है। वृक्ष से पका पत्ता गिर गया, तो ये भी अपादान कारक है, अलग हो गया उससे। इसी तरह से आप देखिए कि छत से बंदर कूद गया, छत से बंदर नीचे कूदा, तो ये भी अपादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। इसका कारक चिन्ह से होता है, से कारक चिन्ह अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब करण कारक और अपादान कारक में भी अंतर बताया जाता है। अब जब हम करण कारक और अपादान कारक का अंतर पढ़ेंगे तो इन दोनों ही कारकों का कारक चिन्ह से होता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग होगा वहाँ करण कारक होगा, और जहाँ अलग होने का, पृथकता मतलब अलग होने का भाव प्रकट होगा, वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, मैं कलम से लिखता हूँ, यानी पेन से वो लिखता है। करण माध्यम क्या हो गया, पेन, और से का प्रयोग एक माध्यम के लिए प्रयोग किया गया है, इसमें करण कारक है। वह घर से आया है, यानी घर से वो आया है, अलग हो गया घर से का प्रयोग यहाँ अलग होने के अर्थ में किया गया है। तो हम वाक्य को पढ़ के देखेंगे कि उसमें कौन सा भाव प्रकट किया गया है, उस अनुसार कारक का भेद हम बताएंगे कि कौन सा कारक उसमें होता है। अब कारक का छठा भेद होता है संबंध कारक। संबंध कारक में दो शब्दों के बीच संबंध बताया जाता है। यहाँ पर देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं।
इसके विभक्ति चिन्ह का के की रारेरी नानेनी होते हैं, यानी इसका विभक्ति चिन्ह का के की रारेरी नानेनी होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, मैं मदन के घर नहीं जाऊँगा, यानी मदन का संबंध उसके घर से बताया गया है, तो यहाँ पे के शब्द का प्रयोग किया गया है। विभक्ति चिन्ह होता है ये संबंध कारक का, तो इसमें संबंध कारक है। मेरी बहन वे परीक्षा में प्रथम आई है, यानी परीक्षा से बहन का संबंध बताया गया है, तो इसमें भी संबंध कारक है। बहन का संबंध बताया गया है, मेरी बहन, तो ये भी संबंध कारक है। इसी तरह से तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, अब इसमें भी संबंध बताया जा रहा है। तुम्हारी पुस्तक, पुस्तक का संबंध बताया जा रहा है किसी से, तो ये भी संबंध कारक है। अब इन वाक्यों में मदन का संबंध घर से, मेरी का बहन से तथा तुम्हारी का पुस्तक से संबंध बताया गया है, इसलिए मदन के, मेरी, तुम्हारी पदों में संबंध कारक है। इसी तरह से आप और उदाहरण देखिए, रेनू चित्र बनाने की कॉपी लाई, यानी चित्र बनाने का संबंध कॉपी से बताया गया है, तो यहाँ पे की शब्द से संबंध बताया जा रहा है, तो ये भी संबंध कारक है। यह पेंसिल मेरी है, तो ये भी संबंध कारक का उदाहरण है। रोहित का भाई घर गया, तो ये भी संबंध कारक है, रोहित का उसके भाई से संबंध बताया गया है। इसी तरह से उसके चेहरे का रंग उड़ गया, चेहरे का संबंध बताया जा रहा है, ये भी संबंध कारक है। इसी तरह से ताले की चाबी खो गई, ये भी संबंध कारक का उदाहरण है, ताले और चाबी में संबंध बताया गया है। तो संबंध कारक में क्या होगा कि संज्ञा सर्वनाम का एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताया जाएगा, वहाँ पे संबंध कारक होता है। कारक का सातवां भेद होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होगा कि इसमें जिस पर कोई या जिसमें कोई वस्तु रखी हो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। इसका कारक चिन्ह पर और में होता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार पर समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर होते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, बंदर छत पर बैठा है। पर शब्द से आप देखो कारक चिन्ह होता है अधिकरण कारक का पर, तो हमें पता चल गया कि ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। छत के ऊपर की बात की जा रही है पर शब्द से। अंजलि घर में है, यानी घर के अंदर की बात की जा रही है में शब्द से, तो यहाँ भी अधिकरण कारक है, इसका कारक चिन्ह में दिखाई दे रहा है। बंदर कहाँ बैठा है, छत पर बैठा है, अतः इस पद में अधिकरण कारक है। इसी प्रकार घर में भी अधिकरण कारक है। इसी तरह से पेड़ पर घोंसला है, पेड़ के ऊपर घोंसले की बात की जा रही है, तो ये भी पर शब्द में अधिकरण कारक है। घोंसले में अंडे हैं, यानी घोंसले के अंदर की बात की जा रही है कि घोंसले के अंदर अंडे हैं, तो इसमें भी अधिकरण कारक है। ऐसे ही आप और उदाहरण देखिए, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था, यानी गद्दी के ऊपर रखने की बात की जा रही है, इसमें भी अधिकरण कारक है। इसी प्रकार कबूतर छत पर बैठा है, छत के ऊपर की बात की जा रही है, तो ये भी अधिकरण कारक का उदाहरण है। विशाल के घर में चहल पहल है, यानी घर के अंदर की बात की जा रही है कि उसके घर के अंदर चहल पहल है। विशाल पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ता है, अंदर की बात की जा रही है में शब्द से, तो ये भी अधिकरण कारक है। इसी प्रकार चाय में कुछ गिर पड़ा है या चाय में कुछ गिरा है, ये भी अधिकरण कारक है, चाय के अंदर की बात की जा रही है। टेबल पर कंप्यूटर रखा है, बस्ते में किताबें रखी है, यानी किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई हो या फिर किसी के अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, तो वहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें आधार मतलब जहाँ पे वो वस्तु टिकी हुई हो उसके बारे में बात की जाती है। कारक का आठवां भेद होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए वहाँ संबोधन कारक होता है, यानी किसी को बुलाया जाए या किसी को संबोधित किया जाएगा वहाँ पे संबोधन कारक होगा। अब इनका संबंध वाक्य में न तो क्रिया से होता है और न ही दूसरे शब्दों से बताया जाता है, बल्कि वे अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इसके लिए विभक्ति चिन्ह हे और रे का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका विभक्ति चिन्ह हे और रे होता है। तो जैसे आप उदाहरण देखिए, अरे ईशान तुम कब आए, यानी ईशान को संबोधित किया जा रहा है अरे शब्द से और ईशान के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है, तो ये संबोधन कारक का उदाहरण है। बच्चों समय अमूल्य है, बच्चों को बोला जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, यहाँ भी संबोधन कारक है। अरे भैया जरा सुनना, अरे भैया किसी को पुकारा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ भी
संबोधन कारक है। इसी तरह से हे ईश्वर हम पर दया कीजिए, इसमें भी हे ईश्वर, ईश्वर को याद किया जा रहा है, इसमें भी संबोधन कारक है। अरे शोभित क्या तुम्हारी माताजी घर पर हैं? शोभित को संबोधित करके पूछा जा रहा है कि शोभित तुम्हारी माताजी घर पर है, तो इसमें भी संबोधन कारक है। हे ईशान तुम अपने घर पर जाओ, ईशान से बात की जा रही है, इसमें भी संबोधन किया जा रहा है। तो किसे संबोधित किया गया है? अरे ईशान और बच्चों को यहाँ संबोधित किया गया है, तो यहाँ संबोधन कारक है। यानी इसमें क्या होगा कि संज्ञा सर्वनाम को किसी से संबोधित किया जाएगा, यानी किसी को बुलाने का भाव यहाँ प्रकट होगा या किसी को पुकारने का भाव प्रकट होगा, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। इस प्रकार हमने कारक की परिभाषा, कारक के भेद जो कि 8 प्रकार के होते हैं, हमने कारक के बारे में पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।